भारत ने G20 को ऑर्गेनाइज करने का लेवल इतना बढ़ा दिया है कि कुछ फ्यूचर होस्ट कंट्रीज का तो अभी से कहना है कि भाई इस लेवल पर हमसे ना हो पाएगा। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या खास है इस G20 के बारे में जो इसे ऐतिहासिक बोला जा रहा है। पर इस सबसे पहले आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये G20 है क्या और ये क्या काम करता है। G20 दुनिया के 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज का एक ग्रुप है। सही मायने में बोलें तो इसमें 19 कंट्रीज हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर हैं और साथ ही यूरोपियन यूनियन इसका 20th मेंबर है जो बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 कंट्रीज मिलकर दुनिया का 85% जीडीपी ओन करते हैं, 75% ग्लोबल ट्रेड करते हैं और साथ ही 67% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं 20 कंट्रीज में है। इस बात से आप इस ग्रुप की G20 की इंपॉर्टेंस समझ ही गए होंगे। G20 कैसे काम करता है ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये बना क्यों और ये क्या काम करता है। तो G20 से भी पहले का एक ग्रुप है G7। ये 7 कंट्रीज आपस में मिलती थी और इंटरनेशनल इश्यूज जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इन जैसे मुद्दों पर आपस में कोऑपरेट करती थी जिससे कि दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। पर साल 1997 में हुआ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। Stock market news and exchange rates signal that the crisis is spreading unchecked. Riots break out. More than 1,000 people die. इस क्राइसिस का असर सभी देशों पर इंक्लूडिंग G7 देशों पर भी हुआ। यहाँ से इन डेवलप कंट्रीज को समझ आ गया कि सिर्फ अपना अपना सोचने से नहीं चलेगा और अगर इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखनी है तो उन्हें डिसीजन टेबल पर इन डेवलपिंग कंट्रीज को भी साथ लेना होगा। इसके चलते 1999 में पहली बार और कंट्रीज के भी फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई और G20 फॉर्म हुआ। साल 2008 तक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की ही मीटिंग हुआ करती थी G20 में, बट फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. यहाँ से वर्ल्ड लीडर्स को समझ आ गया था कि सभी देशों की इकोनॉमी एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसलिए 2008 में G20 को लीडर्स लेवल समिट पर अपग्रेड किया गया। इसका मतलब ये कि अब सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही नहीं बल्कि देशों के पीएम और प्रेसिडेंट जैसे टॉप लीडर्स भी हर साल G20 की एक मीटिंग करेंगे। जैसा कि भारत में 9 और 10 सितंबर को G20 लीडर्स समिट हुई है। इसके बाद 2009 में G20 को दुनिया भर की इकोनॉमीज में तालमेल रखने के लिए एक मेन फोरम घोषित किया गया और ये ही G20 का मेन ऑब्जेक्टिव है, यही उसका काम है। साल 2008 से लेकर 2023 तक धीरे धीरे G20 का एजेंडा एक्सपैंड होता गया। अब सब देश मिलकर सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी जैसे इश्यूज ही नहीं बट ट्रेड, हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी ऐसे इश्यूज पर भी चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि G20 काम कैसे करता है। तो G20 में हर कंट्री के 2 ट्रैक्स होते हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक को हर कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर लीड करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास इंडिया के लिए फाइनेंस ट्रैक को लीड कर रहे हैं। शेरपा का मतलब होता है वो पर्सन जो हिमालय में लोगों को गाइड करता है और उन्हें समिट यानी पीक तक पहुंचाता है। ऐसे ही G20 में हर कंट्री का लीडर अपना एक शेरपा अपॉइंट करता है। वो शेरपा ही G20 की लीडर्स समिट से पहले सारी मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि इंडिया के लिए इस G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत। इसके बाद इन दोनों ट्रैक्स के अंडर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग इश्यूज पर मीटिंग करते हैं। पर एक मिनट, किन इश्यूज पर चर्चा होगी ये डिसाइड कौन करता है? तो यहाँ रोल आता है G20 के ट्रोइका का। ट्रोइका 3 कंट्रीज का ग्रुप है। G20 का करंट प्रेसिडेंट जो कि अभी है भारत, G20 का पास्ट प्रेसिडेंट जो कि था इंडोनेशिया और G20 का आने वाला नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट जो होगा ब्राजील। ये तीनों कंट्रीज मिलकर इंश्योर करती हैं कि एजेंडा एक साल से दूसरे साल कंटिन्यू करे। पर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है G20 के प्रेसिडेंट का यानी भारत का, जो मेन एजेंडा डिसाइड कर सकता है और साथ ही उसके अराउंड पूरी G20 को ऑर्गेनाइज करता है। G20 की इसी प्रेसिडेंसी का फायदा उठाते हुए भारत ने इसे यूनिक बना दिया है, हिस्टोरिक बना दिया है। वो कैसे? 3 कारण है। रीजन 1,
जन भागीदारी। इससे पहले G20 जिस भी देश में हुई है उस देश ने सिर्फ अपनी मेन 5-6 सिटीज में ही G20 मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया है, पर भारत ने पहली बार G20 मीटिंग्स को 60+ सिटीज में ऑर्गेनाइज किया। 200 से ज्यादा मीटिंग्स, 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट, 60 शहर और वहां के लोग। हाल ये है कि इस वक्त हर भारतवासी के मुंह पर G20 का नाम है और फ्यूचर होस्ट कंट्रीज ने तो अभी से सिग्नल भी कर दिया है कि इस लेवल और इंटेंसिटी की G20 ऑर्गेनाइज करने का उनका बिल्कुल इरादा नहीं है और शायद कैपेबिलिटी भी नहीं है। रीजन 2, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं दुनिया की डेवलप कंट्रीज को और ग्लोबल साउथ दुनिया की डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी का फायदा उठाते हुए डेवलपिंग कंट्रीज के मुद्दों को आवाज देने की कोशिश करी है। इसी एजेंडा को आगे लेकर भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा था और सक्सेसफुली ये प्रपोजल पास भी हुआ। अब अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर है, मतलब अब G20 नहीं G21 हो गया है। ये इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका के 55 कंट्रीज आती हैं और अभी तक G20 में सिर्फ अफ्रीका का एक कंट्री हुआ करता था, वो है साउथ अफ्रीका। अब ये 55 कंट्रीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिल गई है। इससे एक तो इन डेवलपिंग कंट्रीज को वर्ल्ड स्टेज पर अपने कंसर्न्स रखने का मौका मिलेगा, साथ ही इससे इंडिया ने इन 55 कंट्रीज का ट्रस्ट जीत लिया है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभरा है। रीजन 3, कंसेंसस ऑन G20 डिक्लेरेशन। तो आपको ये समझना होगा कि हर G20 लीडर समिट के बाद एक डिक्लेरेशन निकाली जाती है जिसे एक कॉमन स्टेटमेंट की तरह समझ सकते हैं। इस डिक्लेरेशन में वो सब बातें लिखी होती हैं जिसपे सभी देश एग्री करते हैं। जिन भी मुद्दों पर डिसीजन हुए हैं वो सब इसमें मेंशन किए जाते हैं। पिछले साल जब इंडोनेशिया में G20 हुई थी तब यूक्रेन वॉर के चलते ये डिक्लेरेशन खतरे में आ गई थी क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि G20 मेंबर्स मिलके रशिया के एग्रेशन को कंडेम करें, पर उसके अगेंस्ट जो रशिया फ्रेंडली नेशंस हैं जैसे कि चाइना एंड इवन इंडिया भी, वो थोड़ा हेजिटेंट थे ऐसे रशिया को डायरेक्टली कंडेम करने में, क्योंकि इससे उनके रिश्ते खराब होते हैं और अगर नहीं करते हैं तो वर्ल्ड स्टेज पे उनका नाम खराब होता है। और यही खतरा इंडिया की G20 समिट पर भी मंडरा रहा। सब लोगों का कहना था इंडिया के लिए शायद एक फेलियर हो सकता है कि वो कंसेंसस ना बिल्ड कर पाए, एक डिक्लेरेशन आए ही ना। बट क्वाइट अमेजिंगली इंडिया ने वो कर दिखाया जो पूरे दुनिया के डिप्लोमेट्स बोल रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया ने समिट के पहले ही दिन दिल्ली डिक्लेरेशन निकाला और वो भी कंसेंसस के साथ। नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। वो इंडिया की एक डिप्लोमेटिक विन माना जा रहा है वर्ल्ड स्टेज पे। इवन वर्ल्ड लीडर्स और वर्ल्ड डिप्लोमेट्स इंडिया की इस स्किल को बहुत सराह रहे हैं और इससे इंडिया की एक ऐसी इमेज सेट हो गई है कि ये वो देश है जो सबको एक कॉमन पॉइंट पर एग्रीमेंट में ला सकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जानने को G20 के बारे में, पर ये थे मेन 3 रीजन जो इस इंडिया की G20 को यूनिक बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और आई होप एज एन इंडियन सिटीजन वीडियो ने आपके लिए कोई वैल्यू ऐड किया हो।